हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स वीकली टेस्ट नवंबर 2021 का लास्ट वीक, यानी कि 20th नवंबर से 27th नवंबर के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स हमारे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहे हैं उनके रिगार्डिंग एक टेस्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इसी टेस्ट की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी यहाँ पे पोस्ट कर चुकी हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग इस टेस्ट को पहले अटेम्प्ट करके आना, सो देट आप लोगों का अपना एक इवेल्युएशन हो जाए कि कितने आंसर्स आपके सही जा रहे हैं, कैसी आपकी तैयारी चल रही है, एक्सेट्रा। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल को आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप कैसे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी गई है टेलीग्राम चैनल की, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वहां पे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकेंगे। जितने भी हमारे लेक्चर्स आते हैं उनके पीडीएफ, उनसे जुड़ी हुई लिंक्स, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस, उनसे जुड़े हुए यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हम वो टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं। तो अगर आपने उस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। शुरू करते हैं आज के लेक्चर के साथ। पहले क्वेश्चंस देखते हैं एंड उसके साथ साथ कॉन्सिक्वेंटली हम यहाँ पे उसके आंसर्स और डिस्क्रिप्शन भी देखते जाएंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, राइट टू प्रोटेस्ट इज अ सेपरेट राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, राइट टू प्रोटेस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। पहली बात तो ये पूछ रहा है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, एज पर आर्टिकल 19(1)(b) द सिटीजन ऑफ इंडिया गेट द राइट टू असेंबल पीसफुली। उसके अलावा एक और चीज ये पूछ रहे हैं, आर्टिकल 19(1)(a) गारंटीज द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो पॉलिटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और पहला स्टेटमेंट देखो, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है राइट टू प्रोटेस्ट? तो ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। क्यों? क्योंकि राइट टू प्रोटेस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। ये एक लीगल राइट हो सकता है, इंडस्ट्रियल एक्ट के अंतर्गत ये दिया गया है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। दूसरी चीज ये कि 19(1)(b) में यहाँ पे राइट टू असेंबल पीसफुली, ये सही है कि यहाँ पे आर्टिकल 19 जो है राइट टू फ्रीडम की बात करता है और इसमें कई सारे फ्रीडम्स के बारे में बात किया गया है। उसमें से एक है राइट टू असेंबल पीसफुली, ये सही स्टेटमेंट है। और थर्ड भी स्टेटमेंट सही है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है। ठीक है, तो आंसर इसका होगा सी, 2 एंड 3 ओनली करेक्ट पूछा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो सी आंसर है इसका। राइट टू प्रोटेस्ट जो है एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। दूसरी चीज, आर्टिकल 19(1)(a) टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड आर्टिकल 19(1)(b) टॉक्स अबाउट असेंबलिंग पीसफुली। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। आर्टिकल 21 जो है इसमें राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, रिजांग ला इज अ माउंटेन पास ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि रिजांग ला जो पास है ये एक माउंटेन पास है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पड़ता है लद्दाख में। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, द पास इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न वाटरशेड रिज ऑफ द गलवान वैली। तो गालवान वैली के ईस्टर्न साइड पे ये पड़ता है, ये चीज कही गई है सेकंड स्टेटमेंट में। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखो, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो इंडिया और चाइना की बॉर्डर बनाती है, ये लद्दाख रीजन में जो है इधर पड़ता है रजांगला पास, ये सही स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि गालवान वैली के जस्ट ईस्ट में नहीं पड़ता है रजांगला। कैसे, मैं दिखाती हूँ। देखो, ये आप देख पा रहे हो, ये है हमारा इंडिया का मैप और ये वाली जो लाइन है ना, ये है एलएसी। ठीक है, ये है ऊपर गालवान वैली। गालवान वैली के नीचे आप यहाँ देख पा रहे हो पगोंगसो लेक है। ठीक है, पगोंगसो लेक जो थोड़ा सा इंडिया में पड़ता है, बाकी चाइना में पड़ता है। पगोंगसो लेक के नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा रजांगला। ठीक है, तो गालवान वैली के ईस्ट में है क्या रजांगला? नहीं, काफी ज्यादा साउथ में है रजांगला गालवान वैली से। ठीक है, उस दूसरी चीज लद्दाख रीजन में पड़ रहा है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर पड़ता है ये। ठीक है, ये मैप देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता है लद्दाख स्टैंड ऑफ काफी समय से चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, और इसीलिए जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रीजन है वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ पे आता है सियाचिन ग्लेशियर, उसके बाद ये अक्साई चीन है, ये यहाँ पे पीओके वाला रीजन है, गिलगिट बाल्टिस्तान है, ये वाला पीओके रीजन है, ये जम्मू कश्मीर है। और अभी आपको पता है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग अलग कर दिया गया है। लद्दाख में गालवान वैली आएगी ऊपर, देखो ये जो ये
सियाचिन ग्लेशियर है उसके नीचे गालवान वैली आएगी, गालवान वैली के नीचे पगोंगसो लेक है, और पगोंगसो के नीचे यहाँ पे मिलेगा आपको रजांगला। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पगोंगसो है, पगोंगसो के नीचे ये चुशुल वैली दिख रही है, चुशुल वैली इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन ये स्पंगोरम गैप दिख रही है आपको, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन दिस इज रजांगला एंड रेचिनला, ये दो पासेस है, ठीक है, माउंटेन पासेस हैं जो कि एलएसी पे पड़ते हैं और जो इंडिया और चाइना को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना इंडिया और चाइना की बॉर्डर के बीच में पड़ते हैं। तो एक माउंटेन पास है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पड़ता है लद्दाख के रीजन में, चुशुल विलेज और स्पंगुर लेक जो है उसके बीच में पड़ता है ये। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है रजांगला हमारे लिए, एक तो ये कि लद्दाख स्टैंड ऑफ हुआ, दूसरा ये कि यहाँ पे एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ रजांगला 1962 में, जब इंडो चाइना वॉर हुई थी उस समय एक बैटल हुई थी, काफी फियर्स बैटल थी, जिसमें इंडियन ट्रूप्स ने चाइना के ट्रूप्स को यहाँ से खदेड़ बाहर किया था। ठीक है, खदेड़ कर एकदम बाहर कर दिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी 59th एनिवर्सरी अभी रिसेंटली मनाई गई है। ओके, और ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि चुशुल वैली जो है ना, अगर किसी को भी इस पास का एक्सेस मिल जाता है तो उसको चुशुल वैली का एक्सेस मिल जाता है, और अगर किसी को चुशुल वैली का एक्सेस मिल जाता है तो वो यहाँ से पूरा लद्दाख को यहाँ पे फ्रीली एक्सेस कर सकता है। तो इसीलिए ये वाला जो एरिया है रजांगला वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, इसीलिए इसका आंसर होगा ओनली 1। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट के बारे में आपको यहाँ पे सही स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है फिस्कल डेफिसिट इज रिफ्लेक्टिव ऑफ टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट के थ्रू आपको दिखती है। दूसरा स्टेटमेंट है अ हायर फिस्कल डेफिसिट विल ऑलवेज लोअर द इंटरेस्ट रेट इन इकोनॉमी। तो देखो यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है, क्योंकि ऐसे जहां पे भी एक्सट्रीम वर्ड्स आ जाते हैं ना, ऑलवेज, नेवर, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं काफी एक्सट्रीम वर्ड्स माने जाते हैं। और जनरली अगर आपको स्टेटमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये मान के चलिए कि वो स्टेटमेंट गलत होगा। ठीक है, अगर पता है तो फिर तो आप समझ ही सकते हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि वो गलत होगा। अब देखो पहला स्टेटमेंट इसमें सही है, दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। ऐसा क्यों? फिस्कल डेफिसिट जो है वो क्या होता है? टोटल बोरोइंग्स माइनस सॉरी टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम जो है, इसको आप फिस्कल डेफिसिट कंसीडर कर सकते हो इन अ जनरलिस्टिक वे। बाकी एक्चुअल फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगी। तो ये टोटल बोरोइंग्स को तो रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट की, तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट गलत क्यों है? फिस्कल डेफिसिट जब ज्यादा है तो इंटरेस्ट रेट कम होंगे क्या इकोनॉमी में? कैसे? देखो इसका रिलेशन समझो। फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है मतलब कि गवर्नमेंट ने बोरो ज्यादा किया हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोरो ज्यादा किया हुआ है मतलब कि मार्केट में पैसे बचे क्या? मार्केट के पैसे तो सारे खत्म हो गए, मार्केट के पैसे तो बहुत कम बचे, क्योंकि सारे तो गवर्नमेंट ने बोरो कर लिए हैं, ज्यादातर तो गवर्नमेंट ने बोरो करे हैं। ठीक है, अब क्योंकि मार्केट में पैसे कम हो गए तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट, क्योंकि मार्केट में पैसे हैं ही नहीं तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि हर किसी को अब पैसे की जरूरत है, हर कोई लोन लेना चाहता है, और जब लोन की डिमांड बढ़ गई तो यहाँ पे लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा। समझे? फिर से समझो। फिस्कल डेफिसिट ज्यादा, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट यानी कि गवर्नमेंट के पास पैसा ज्यादा, गवर्नमेंट ने बोरोइंग ज्यादा की है। अब ये बोरोइंग कहाँ से करी है? मार्केट से, इकोनॉमी से बोरोइंग करी है, मार्केट से पैसा उठाया। अब मार्केट से बोरोइंग करी है यानी कि मार्केट में जो लिक्विडिटी थी, मार्केट में जो पैसा था वो कम हो गया। अब क्योंकि मार्केट में पैसा कम हो गया तो जो लोग हैं उनके बीच में लोन्स लेने की होड़ बच जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनको भी इन्वेस्ट करना है, उनको भी पैसे की जरूरत है, तो लोन्स लेने की होड़ मच जाएगी, लोन की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, अब जब भी किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट घटेगा नहीं, बढ़ेगा। जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा तो साथ में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। देखो एक बार फॉर्मुलेज देख लो। रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में आपको पता होना चाहिए, बजटरी डेफिसिट, मोनेटाइज डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। सबसे पहले फिस्कल डेफिसिट देखो, ये क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, रिकवरी ऑफ लोन्स, रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ असेट्स बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। मतलब टोटल आप इसको समझ सकते हो, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम माइनस आरबीआई से अगर कुछ बोरिंग्स दिए हो तो वो। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट को समझ सकते हो। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। बजटरी डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग ट्रेजरी बिल्स का जो भी आप सेलिंग करते हो ना, उससे जो भी आपको रेवेन्यू आ रहा है उसको आप इसमें इंक्लूड नहीं करोगे, बाकी सब चीजों को आप इसमें इंक्लूड करोगे। मोनेटाइज डेफिसिट क्या होता है? जब गवर्नमेंट को लोन की जरूरत है, गवर्नमेंट का पास डेफिसिट है और उसको ये आरबीआई से उतना पैसा ले लें जिससे इनका डेफिसिट कम हो जाए, तो उसको कहते हैं मोनेटाइज्ड डेफिसिट। ओके, और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है?
फिस्कल डेफिसिट में से आप जब इंटरेस्ट पेमेंट को कम कर देते हो, मतलब क्या है कि इस साल आपका फिस्कल डेफिसिट है या कुछ सपोज एक्स, ठीक है। अब इस एक्स में क्या क्या शामिल होगा, आपको जो इस साल एक्सपेंडिचर होने वाला है वो शामिल होगा, और जो लास्ट ईयर आपने कुछ लोन्स लिए होंगे, पहले कुछ लोन्स लिए हैं, तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो वो जब आप इंटरेस्ट इसमें से हटा दोगे टोटल फिस्कल डेफिसिट में से, तो जो बचेगा ना वो सिर्फ आपका प्राइमरी डेफिसिट होगा, समझ गए। ऑलराइट, आगे बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग भारत गौरव स्कीम। तो भारत गौरव स्कीम क्या है, देखो पहला स्टेटमेंट है इंडियन रेलवेज लॉन्च्ड भारत गौरव ट्रेन दैट विल रन ऑन थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन्स ऑन द लाइंस ऑफ रामायण एक्सप्रेस। तो ये एक टूरिज्म की स्कीम है जो इंडियन रेलवेज ने लॉन्च की है, जो थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट के ऊपर चलेगी, जैसे कि रामायण एक्सप्रेस चलती है। पहला स्टेटमेंट सही है, रेलवेज ने ही ये लॉन्च की है स्कीम, और ये रामायण एक्सप्रेस पहले बनाई गई थी, जहां जहां पे भी ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड राम ने ट्रेवल किया था, वहां वहां से ये जो है ट्रेन निकलती है। तो थीम बेस्ड सर्किट्स हैं, ठीक है। जैसे कि अभी ये कहा गया है, प्रपोज किया गया है कि 13 थीम बेस्ड सर्किट्स हैं, जैसे कि गांधी सर्किट है, बुद्धा सर्किट है। ऐसे सर्किट्स पे भी इस तरह की ट्रेन को चलाया जाएगा, बेसिकली टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। इसीलिए ये भारत गौरव स्कीम लाई गई है, और कौन लाया है, इंडियन रेलवेज। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट है भारत गौरव ट्रेन कैन बी रन ईदर बाय प्राइवेट और स्टेट ओन्ड ऑपरेटर्स। तो प्राइवेट ओनर्स और स्टेट ओन्ड ऑपरेटर्स दोनों इसको ऑपरेट कर सकते हैं, हाँ सही है, ठीक, ये भी सही है। तीसरा है द स्कीम ऑफर्स द ऑपरेटर्स द राइट ऑफ यूज ऑफ द रेलवे रैक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें जो रेलवे रैक्स, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका राइट टू यूज यहाँ पे दिया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही है, 1 2 3 वुड बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, अब देखो यहाँ पे यूज पोटेंशियल को, टूरिज्म की यूज पोटेंशियल को कैटर करने के लिए, उसको चैनलाइज करने के लिए ये भारत गौरव स्कीम आई है, ठीक है। यहाँ पे थीम बेस्ड सर्किट्स बनाए जाएंगे, टूरिस्ट सर्किट्स, और उसी की लाइंस पे यहाँ पे ट्रेन को चलाया जाएगा, चाहे प्राइवेट हो चाहे स्टेट ओन्ड ऑपरेटर हो, दोनों ही इसके लिए ट्रेन को ला सकते हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले एक होती थी ट्रेन जो फ्राइट के लिए चलती थी, यानी कि जिसको बोलते हैं ना मालगाड़ी, वो चलती थी। एक होती थी पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। अब एक और ट्रेन ला रहे हैं, एक और सेगमेंट ला रहे हैं, जिसको कहेंगे हम टूरिज्म ट्रेन या फिर भारत गौरव ट्रेन, ठीक है, जिसमें कि इस तरह की रामायण एक्सप्रेस जैसी ट्रेन को चलाया जाएगा फॉर टूरिज्म पर्पस, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, सोसाइटी, ट्रस्ट, कोई भी यहाँ पे थीम्स को डिसाइड कर सकता है, सर्किट्स को डिसाइड कर सकता है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेन को चलवा सकता है, ठीक है। तो चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो स्टेट ओन हो। जैसे कि एक गुरु कृपा ट्रेन भी है, जो सिखों के जो पिलग्रिमेज साइट है उनको कनेक्ट करती हुई एक ट्रेन है, तो एक सिख टूरिज्म को प्रमोट करती हुई ट्रेन है, ठीक है। वैसे ही लॉर्ड राम ने जहां जहां पे भी विजिट किया, उन सभी प्लेसेस को कनेक्ट करती हुई रामायण एक्सप्रेस है। तो इन्हीं की लाइंस में भारत गौरव स्कीम लाई गई है। ओके, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो है ना, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो नंबर 5, ये अभी अभी रिसेंटली आया इसी हफ्ते में, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये स्टेटमेंट्स को जवाब देना है। पहला स्टेटमेंट है इंडिया हैज ऑफिशियली हिट द टोटल फर्टिलिटी टारगेट ऑफ 2.0। तो ये स्टेटमेंट सही है, टोटल फर्टिलिटी टारगेट हमारा 2.0 हो चुका है, ये सही है। दूसरी चीज, total fertility rate of 2.1 children per woman is called replacement level fertility, and if replacement level fertility is sustained over a sufficiently long period, each generation will exactly replace itself. तो second statement बोल रहा है कि total fertility rate, अगर आपका total fertility rate 2.1 हो जाता है तो इसको आप replacement rate कहोगे, और अगर ये replacement rate जो है ज्यादा टाइम तक सस्टेन करता है, तो इसका मतलब ये है कि जितने लोग यहाँ पे पैदा हो रहे हैं उतने ही लोगों की यहाँ पे डेथ होगी, यानी कि जनरेशन, जितनी जनरेशन आज है, जितने लोग आज हैं, उतने ही लोग आगे रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। मतलब दूसरे लोग जो आएंगे, दूसरी जनरेशन जो आएगी, वो इस जनरेशन को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगी, यानी कि उतने ही लोग पैदा होंगे जितने लोग यहाँ पे, जिन लोगों की डेथ होगी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड है इन इंडिया अर्बन टोटल फर्टिलिटी रेट इज ग्रेटर देन रूरल टोटल फर्टिलिटी रेट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अर्बन एरियाज में आज भी टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो कम है देन रूरल एरियाज, ठीक है। अर्बन एरियाज में लगभग 1.6 है टोटल फर्टिलिटी रेट, और रूरल एरियाज में लगभग 2.1 से 2.3 फर्टिलिटी रेट आज है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है। अच्छा, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब कोई भी वुमेन अपनी रिप्रोडक्टिव एज में कितने बच्चे यहाँ पे पैदा कर रही है इन इंडिया, ठीक है। तो कोई भी पर्सन, कोई भी वुमेन कितने बच्चे यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रही है इन हर होल लाइफ टाइम, और इन हर होल लाइफ टाइम, तो ये डिसाइड करता है टोटल फर्टिलिटी रेट कितना है।
आज हमारे टोटल फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया का 2.0 है, यानी कि ऑन एन एवरेज इंडिया की हर वुमेन जो रिप्रोडक्टिव एज में है वो लगभग 2 बच्चे यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रही है इन हर होल लाइफ टाइम। समझ गए। अब देखो दूसरी चीज ये कि यहाँ पे न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे ये बताया गया है। तो देखो अगर आप एनीमिया की बात करो बच्चों में, तो एनीमिया पिछली बार के हिसाब से अभी बढ़ा है। स्टंटिंग, वेस्टिंग और जो भी अंडरवेट है वो कम हुआ है। ठीक है, आप देखोगे लास्ट टाइम से इस बार कम हुआ है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बर्थ्स बढ़े, यानी कि हॉस्पिटल्स में प्रॉपर केयर में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फॉर्म में बर्थ्स बढ़े हैं। ठीक है, और जो एडिक्वेट डाइट होनी चाहिए वो यहाँ पे लेकिन घटी है। तो यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, सॉरी, एडिक्वेट डाइट जिन बच्चों को मिलना चाहिए वो बढ़ी है, ये आपको समझ में आना चाहिए। रिप्लेसमेंट रेट का कंसेप्ट आई होप समझ में आ गया। 2.1 अगर टोटल फर्टिलिटी रेट है तो हमारी पूरी जनरेशन इस जनरेशन को रिप्लेस कर देगी अगली जनरेशन, मतलब कि कोई भी पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं, स्टेबलाइज हो जाएगी। अगर पॉपुलेशन इससे ज्यादा होगी, अगर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है हमारा 2.1 से ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल 2.3 होता है, तो मतलब कि जो हमारी आने वाली पॉपुलेशन है, आने वाली जनरेशन वुड बी ग्रेटर देन आज आज जितनी पॉपुलेशन है ना उससे ज्यादा पॉपुलेशन पैदा होगी, तो हमारी पॉपुलेशन उस केस में बढ़ती। लेकिन अगर 2.1 या उससे कम है, लगभग 2.0 है, तो उस केस में हमारी जो पॉपुलेशन है स्टेबलाइज्ड रहेगी, इक्वल रहेगी। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है, अ वी शेप्ड रिकवरी इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्विक एंड इफेक्टिव रिकवरी इन मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आफ्टर एन एक्यूट डिक्लाइन। तो देखो आप लोगों ने काफी सारी रिकवरीज के बारे में सुना होगा, वी शेप्ड रिकवरी, के शेप्ड रिकवरी, यू शेप्ड रिकवरी, ठीक है, एल शेप्ड रिकवरी। ये सारी जो रिकवरीज हैं उनके टाइप आपको पहले मैं बताती हूँ, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो मेजर कौन कौन से हैं। वी शेप्ड रिकवरी, इसको बेस्ट केस सिनेरियो माना जाता है कि पहले आपने डाउनफॉल देखा। देखो ये क्या है, ये है टाइम और ये है जीडीपी। ठीक है, इस एक्सिस पे है जीडीपी, इस एक्सिस पे है टाइम। तो पहले जीडीपी गिरी, ठीक है, उसके बाद फिर एकदम से इमीडिएटली उठ भी गई, तो फटाफट रिकवर हो गई। ये जो है बेस्ट केस सिनेरियो माना जाता है वी शेप। एल शेप जो है ये वर्स्ट केस माना जाता है। यहाँ पे डिक्लाइन हुई और उसके बाद स्टैग्नेंट हो गई, मतलब इतना कम जीडीपी ही चल रही है उस समय के बाद से, तो ये वर्स्ट केस माना जाता है एल शेप। उसके बाद यू शेप क्या है कि पहले तो डिक्लाइन हुई, उसके बाद कोई एक पॉइंट आप नहीं कह सकते कि इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा कम गई थी जीडीपी। ठीक है, एक आप पॉइंट डिसाइड नहीं कर सकते सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा था, और उसके बाद धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट करती है, ये होती है यू शेप्ड रिकवरी। फिर एक होती है के शेप्ड रिकवरी। ये के शेप्ड रिकवरी क्या है कि मतलब पहले डिक्लाइन हुआ, उसके बाद राइज होना स्टार्ट हुआ, लेकिन अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग राइज हुआ। मतलब कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें राइज ज्यादा हुआ है और कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें डिक्लाइन अभी भी देखने को मिल रहा है। तो जब दोनों अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज कुछ ग्रोथ फेस करें, कुछ डिक्लाइन फेस करें आफ्टर रिकवरी, तो उसको कहते हैं हम के शेप्ड रिकवरी। समझ गए। अब आते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। तो वी शेप्ड रिकवरी में क्या होता है, क्विक एंड इफेक्टिव रिकवरी होती है। ठीक है, तो इकोनॉमी के गिरने के बाद फिर से फटाफट रिकवरी हो, उसको वी शेप्ड रिकवरी कहते हैं। सही स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड है के शेप्ड रिकवरी अकर्स व्हेन फॉलोइंग अ रिसेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी रिकवर एट डिफरेंट रेट्स। तो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी जब अलग अलग रेट्स पे रिकवर करते हैं तो उसको के शेप्ड रिकवरी कहते हैं। ये भी सही है। मतलब देखो ये हमारा ग्राफ है, ठीक है, ये जीडीपी है, ये टाइम है। ओके, अब इसमें देखो पहले तो जीडीपी हमारी गिरी, ठीक है, जैसे कोविड में गिरी, पैंडेमिक के टाइम पे। अब उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उठना चालू हुई। लेकिन अब यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स ने अलग अलग तरीके से परफॉर्म किया। कुछ सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो उनमें ग्रोथ देखने को मिली। कुछ सेक्टर्स हैं जो अच्छा अभी भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, उनका अभी भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये अलग अलग सेक्टर्स जो है उन्होंने अलग अलग परफॉर्म किया। तो ये ही जो है, ये देखो इस तरह से के शेप बन रहा है ना, ये इस तरह से आपको के शेप दिख रहा है, तो इसी को कहते हैं के शेप रिकवरी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ आर करेक्ट हियर। ओके, आगे बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बेलारूस इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन ईस्टर्न यूरोप। तो यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में मैपिंग का क्वेश्चन है। बेलारूस जो है वो ईस्टर्न यूरोप में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये आपको बताना है। दूसरा है इट इज बॉर्डर्ड विथ रशिया, यूक्रेन एंड पोलैंड। ये है सेकंड स्टेटमेंट, आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। तो पहले मैप देखते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा यूरोप का मैप, और यूरोप में ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है ये है बेलारूस। अब बेलारूस के पास कौन कौन सी, सबसे पहले तो देखो ये दिख रहा है लैंडलॉक्ड है, इसके आसपास कोई भी वाटर बॉडी नहीं है। अब देखो बेलारूस कौन कौन सी कंट्रीज को टच करता है। यहाँ से करता है रशिया को टच, यहाँ से करता है लातविया को, यहाँ से लिथुआनिया को, उसके बाद यहाँ पे पोलैंड है, यहाँ पे यूक्रेन है। तो रशिया को भी करता है, यूक्रेन को भी करता है, पोलैंड, लातविया और लिथुआनिया, इन सभी कंट्रीज को ये करता है टच, ठीक है। तो अब इस हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट इज बोथ 1 and 2। क्यों, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप में भी है, देखो ये ईस्टर्न यूरोप, ये वाला ईस्टर्न यूरोप ही तो है, ठीक है। समझ गए। आगे बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
An economy's annual GDP is the total money value of all the final and intermediate goods and services produced within a geographical boundaries in a year. तो इकोनॉमिक एनुअल जीडीपी, तो एनुअल जीडीपी इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जीडीपी की डेफिनेशन अगर आपको पता है कि जीडीपी क्या होती है, एनुअल जीडीपी इज द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। गलत है, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इसमें काउंट नहीं की जाती, सिर्फ फाइनल गुड्स की जो टोटल मॉनेटरी वैल्यू है जो हमारे देश में बनाई गई है, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज है हमारे देश की, उसके अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसकी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको जीडीपी में काउंट किया जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को इसमें काउंट नहीं किया जाता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया गलत। एज द ओवरऑल जीडीपी गोज अप, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज विल ऑल्सो रिड्यूस अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे पूछा है कि जब जीडीपी बढ़ती है तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी कम होती हैं, ये बोल रहे हैं। पर ऐसा जरूरी है क्या? कई सारे केसेस में देखा जाता है कि जीडीपी बढ़ रही है उसके साथ इनइक्वालिटीज भी बढ़ती हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया के केस में देख लो, जीडीपी बढ़ रही है लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज भी बढ़ रही हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, कभी हो भी सकता है कि इनइक्वालिटीज कम हो, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि इनइक्वालिटीज इनफैक्ट बढ़ने लग जाए, क्योंकि कुछ ही लोग हैं जिनके हाथ में पैसा आ रहा है, बाकी मेजोरिटी चंक ऑफ द पॉपुलेशन इज वन जहां पे पैसा नहीं आ रहा है। अगर आपको ऑक्सफैम रिपोर्ट पता हो, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह पता चला था कि इंडिया की लगभग 59% जनता ऐसी है, सॉरी लगभग 59% जो वेल्थ है वो 1% लोगों के पास है। ये चीज बताई गई थी ऑक्सफैम की रिपोर्ट में। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है विद जीडीपी, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो यहाँ पे पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, तो यहाँ पे बोथ विल बी द आंसर। ठीक है, नन मत लगा देना, इनकरेक्ट पूछा है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम allows retail investor to buy and sell government securities online both in primary and secondary markets। तो आरबीआई एक रिटेल डायरेक्ट स्कीम लेके आई है जिसमें ये कहा गया है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट दोनों से ही यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ऑनलाइन यहाँ पे जीसेक्स को खरीदा और बेचा जा सकता है, बाय प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोनों से आप खरीद या बेच सकते हो। दूसरा है, RBI integrated ombudsman scheme will help improving the grievance redress mechanism of resolving consumer complaints अगेंस्ट आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज। तो आरबीआई की जितनी भी रेगुलेटेड एंटिटीज है, मान लो कोई बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उसके अगेंस्ट अगर आप कंज्यूमर हो और आपका कोई भी ग्रीवेंस है, आपकी कोई भी कंप्लेन है, तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म लेके आए हैं आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम। ये सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो यहाँ पे बोथ 1 and 2 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो देखो यहाँ पे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च 2 कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स। तो यहाँ पे 2 कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव्स को स्टार्ट किया गया है बाय आरबीआई। ठीक है, और इसमें क्या है, आरबीआई डायरेक्ट रिटेल डायरेक्ट स्कीम है और एक है इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम। ये जो डायरेक्ट स्कीम है इसमें आप डायरेक्टली बेच या खरीद सकते हो जीसेक्स को, एंड दैट टू ऑनलाइन। ठीक है, और दूसरा है आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम जिसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल का यहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज्म बताया गया है। वन नेशन वन ऑम्बड्समैन के बेसिस पे, इस प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करेगा। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि रिड्रेसल जो है विल कंटिन्यू टू बी कॉस्ट फ्री फॉर द कस्टमर्स। तो कस्टमर्स को कोई भी फीस नहीं चार्ज की जाएगी, कॉस्ट फ्री पूरा ये रिड्रेसल होगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गुरु नानक। तो गुरु नानक जी यहाँ पे क्यों अभी न्यूज में थे, क्योंकि इनकी 552nd बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया, गुरु पूरब मनाया गया था अभी। ठीक है, तो ये इसीलिए फेमस थे, अभी इसलिए न्यूज में थे। तो गुरु नानक डिड नॉट बिलीव इन हिंदुइज्म एंड इस्लाम एंड सो ही विश्ड टू एस्टैब्लिश अ न्यू रिलीजन। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, गुरु नानक जी जो थे ये हिंदुइज्म और मुस्लिमिज्म में नहीं मानते थे, इस्लाम और हिंदुइज्म में नहीं मानते थे, और इसीलिए इन्होंने एक नया रिलीजन स्टार्ट किया। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है, ही रिजेक्टेड सैक्रिफाइसेस, रिचुअल बाथ्स, इमेज वर्शिप्स, ऑस्टेरिटीज एंड स्क्रिप्चर्स। इन्होंने सैक्रिफाइसेस, रिचुअल बाथ्स, इमेज वर्शिप, ऑस्टेरिटी, स्क्रिप्चर्स, इन सबको रिजेक्ट किया। ये चीज बोलती है सेकंड स्टेटमेंट। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि गुरु नानक जो है, हालांकि उन्होंने इमेज वर्शिप वगैरह को रिजेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने नया रिलीजन बनाने की कभी भी नहीं सोची थी। ठीक है, उनका कभी भी ये इंटेंशन नहीं था कि वो एक नया रिलीजन बनाए। हाँ, उनको हिंदुइज्म और इस्लाम के कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ रिचुअल से प्रॉब्लम थी, जो बहुत कट्टरता होती थी उसमें प्रॉब्लम थी, इमेज वर्शिप से प्रॉब्लम थी, लेकिन उन्होंने कभी भी नया रिलीजन बनाने का नहीं सोचा था। ठीक है, वो तो गुरु गोविंद सिंह थे, जब उनके टाइम पे ही ये जो सिखिज्म है ये एक नया रिलीजन के तौर पे बाहर आया, वरना गुरु नानक ने कभी भी एक नया रिलीजन बनाने का नहीं सोचा था, ना ही विश किया था।
तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट सही है, ये इन्होंने सैक्रिफाइसेस, रिचुअल, बाथ, इन सबको रिजेक्ट किया था। तो ये भक्ति एरा जो था, भक्ति एरा के सेंट थे, ठीक है, तो ये याद रखना। तो यहाँ पे ओनली सेकंड स्टेटमेंट विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, तो देखो थोड़ा सा देख लो, गुरु नानक जो थे उन्होंने कभी भी विश नहीं किया एक रिलीजन बनाने का। आफ्टर हिज डेथ हिज फॉलोअर्स कंसोलिडेटेड देयर ओन प्रैक्टिसेस एंड डिस्टिंग्विश्ड देमसेल्फ फ्रॉम बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम। तो इन्होंने, इनके जो फॉलोअर्स थे गुरु नानक की डेथ के बाद इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और जो प्रैक्टिसेस पहले फॉलो करते थे उसी को फॉलो किया, हिंदुइज्म और इस्लाम से अपने आप को अलग कर लिया। दूसरा, सिखिज्म नाम तब कभी भी नहीं पड़ा था इसका, ठीक है, जब गुरु नानक थे तब इसका, इस ग्रुप का नाम सिखिज्म कभी भी नहीं था, सिख ग्रुप कभी भी नहीं था, ठीक है, सिखिज्म क्या है तब तक कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद इन्होंने सैक्रिफाइसेस, रिचुअल, बर्थ्स, इन सबको यहाँ पे रिजेक्ट किया। इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह थे जिन्होंने 5 सिंबल्स को यहाँ पे डिफाइन किया सिखिज्म के, ठीक है, और इनके बाद ही सिखिज्म एज अ रिलीजन फेमस हुआ था, ठीक है। तो ये 5 कौन कौन से 5 सिंबल्स थे, इसको कहते हैं 5 केस, ठीक है। केस क्यों? क्योंकि के से शुरू होते हैं इनके 5 सिंबल। एक है कृपाण, फिर एक है कछेरा, फिर एक है कड़ा, केश और कंघा, ठीक है। तो इन 5 को 5 सिंबल्स ऑफ सिखिज्म कहा जाता है जो गुरु गोविंद सिंह ने दिए थे, समझ गए। तो दैट वाज ऑल, ठीक है। 10 में से आप लोगों को कितने मार्क्स आए हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देखो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे ना, थोड़ा पार्टिसिपेट करोगे तो मुझे भी थोड़ा सा बूस्टअप मिलेगा। तो मैं यहाँ पे हर वीक ये इस तरह के करंट अफेयर्स के वीडियोस, करंट अफेयर का जो वीकली टेस्ट है वो लेकर आऊंगी, सो दैट आप लोगों का भी एक तरह से रिविजन होता रहे। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।